वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ, और उसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें अगर आरएमएस लेते हैं तो करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के पैरेलल है, पावर सिर्फ उसके वजह से होगा, तो उसको हम बोलते हैं वाटफुल करंट। और करंट का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है, जिसके वजह से कोई पावर नहीं होता, उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। तो क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड वाटलेस करंट, फाइंड वाटलेस करंट मतलब हो जाएगा हमें क्या फाइंड करना है, आई आर एम एस साइन फाई फाइंड करना है, इज कॉल्ड वाटलेस करंट। तो बस इसमें कई सारे नाम है कुछ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि बहुत सारे साइन कॉस हैं इसलिए डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही आसान है ये। फेजर डायग्राम, बस कोई भी न्यूमेरिकल इसी डायग्राम से होगा। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, एक डायग्राम में हम ओमेगा टी कंसीडर करते हैं, एक में नहीं कंसीडर करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो है वो ओमेगा टी लिया हुआ रहता है, तो सब्जेक्टिव में अगर हम दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, बट तुम्हें माइंड में जो है ये रखना है बिना ओमेगा टी के। तो ये बात समझ में आ गई। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में यस वोल्टेज और सर। वोल्टेज करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यस सर। अच्छा, अब उसमें एवरेज पावर हो गया, तो एवरेज पावर का डेरिवेशन, वाटलेस करंट, वाटफुल करंट, पावर फैक्टर एंगल एंड पावर फैक्टर, इतना जो है। अब उसके सर बाद हम जो फेजर डायग्राम का जो यूज कर रहे हैं सर वो फाई निकालने के लिए, फाई निकालने के लिए। अभी ये समझ, अभी यूज कहाँ किया, अभी तो बस ड्रॉ करना बताया, अभी यूज है, समझ में आएगा। तो इंडिविजुअली जो है एलिमेंट हम इसके क्रॉस कनेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स कनेक्ट करते हैं कि व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ एसी सोर्स। तो एक एक करके एलिमेंट कंसीडर करेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन कंसीडर करेंगे। तो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स। Resistance is connected across AC source. कोई भी AC सोर्स है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है। ये है AC सोर्स, किसी इंस्टेंट पे जो जो ये वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा है। तो देखो इसमें तुम दिमाग में सोचना कि कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, वही कंपोनेंट्स हर सर्किट में रिपीट करना है, और उससे ज्यादा है ही नहीं कुछ। तो किसी इंस्टेंट पे मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कोई इंस्टेंट ले लिया, तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी ऐसे। ये रेजिस्टेंस है आर। अब हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग केवीएल। क्या केवीएल यहाँ पे एसी में भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। केवीएल तो एनर्जी कंजर्वेशन है, हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ए से। तो वी ए क्रॉस रजिस्टर माइनस आई इंटू आर, इस इंस्टेंट की करंट है माइनस आई इंटू आर, और अक्रॉस दिस सोर्स प्लस V इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट, ये कैंसिल आउट हुआ। तो जो आई आर हुआ, आई आर इज इक्वल टू V। सो जो इंस्टेंटेनियस करंट है दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो ये I इज इक्वल टू, आई का इक्वेशन आ गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। What is I naught? I naught is the maximum current. So I naught is equal to V naught divided by R. I naught is equal to V naught divided by R. Maximum voltage divided by resistance, ये है maximum current. तो अब इसमें हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, करंट और वोल्टेज को दिखाना है। तो यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज क्या है? सेम फेज में। सो व्हाट इज द पावर फैक्टर? दोनों जो है कोइंसाइड करेंगे, सेम फेज में है, तो पावर फैक्टर एंगल क्या है? पावर फैक्टर एंगल मैक्सिमम हो जाएगा फाइव। दोनों में फेज डिफरेंस क्या है? 0। व्हाट इज पावर जीरो फैक्टर? 0 पावर फैक्टर V is जीरो equal to cos phi. into I naught Power factor is equal to 1. सॉरी So what is average power? Average power VRMS into IRMS.
VRMS इंटू IRMS। अगर ये V0 के लिए ट्रू है तो डिवाइडेड बाई √2 कर देंगे तो RMS के लिए भी ट्रू है, तो यहाँ पे हो जाएगा IRMS का होल स्क्वायर इंटू R। यही तो फाइंड किया था, RMS तो वही चीज होती है, वो कांस्टेंट करंट जो कि सेम हीट जनरेट करे, तो वही चीज आ भी रहा है यहाँ पे, IRMS स्क्वायर इंटू R। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम हो जाएगा इसका कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में ओमेगा टी अगर हम डिनोट करेंगे, मान लो तुम ड्रॉ करते हो तो ऐसे दो फेजर ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये हो जाएगा, ये मान लिया हमने V0, और रेजिस्टेंस अगर ग्रेटर देन 1 है तो I0 जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, I0, और दोनों क्या है, सेम फेज में है। तो ये हो जाएगा इसका फेजर डायग्राम फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, और हम अपने लिए समझ लेंगे कि जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है और जो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस है VR और IR, वो क्या है, सेम फेज में है, सेम फेज में, ठीक है, सेम फेज में हो गई है ऐसे, सेम फेज में हुआ। अब इसमें एवरेज पावर हो गया। अब एक और ग्राफ है, एक और ग्राफ है कि रेजिस्टेंस वर्सेस ओमेगा का, R वर्सेस ओमेगा। मतलब ओमेगा क्या था, ओमेगा सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, ये अगर चेंज करते जाएंगे तो क्या यहाँ पे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है? सर्किट का रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं होगा, उसमें कहीं पे ओमेगा नहीं है। 10 ओम है तो वो 10 ओम ही रहेगा, मतलब ओमेगा के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। कहोगे इसमें क्या खास बात है, अभी आगे देखेंगे बाकी सारे एलिमेंट्स में चेंज होने लगेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रहे कि रेजिस्टेंस का जो है कोई भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो R वर्सेस ओमेगा ग्राफ हो पैरेलल टू ओमेगा एक्सिस होगा। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। ये जो है एनसीईआरटी वाला है जहाँ पे ओमेगा हमने लिया हुआ है, तो अगर सिर्फ फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो ये ड्रॉ करेंगे। प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करना है तो उसके लिए माइंड में इतना ही रखना है कि दोनों सर वो ओमेगा टी को हम 0 ले लेते हैं। बोलो सर एवरेज पावर को वो फिर से आई मतलब IRMS स्क्वायर R कैसे लिखे सर, और एक बार बोल दीजिए। VRMS, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को तो हम √2 से डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, IRMS इज इक्वल यस सर। टू VRMS बाई R। तो VRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS इज इक्वल टू अच्छा R इंटू IRMS। तो यहाँ पे VRMS को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया पावर फैक्टर, करंट हो गई, वोल्टेज हो गई। अगर मान लो कि दिया हुआ है दोनों, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, एक और ग्राफ ड्रॉ करना है कि करंट, सर हाँ सर ऊपर वो पावर में, एवरेज पावर में V0 I0 पुट करने से गलत होगा? एवरेज पावर में V0, हाँ और क्या गलत होगा? अरे एवरेज पावर का हाँ। फॉर्मूला है VRMS IRMS cos फाई, तो I0 पुट कर दोगे तो गलत ही हो जाएगा ना वो। यस सर। तो दूसरा मान लो कि जो वोल्टेज का ग्राफ दिया हुआ है, वोल्टेज का ग्राफ अगर ड्रॉ किया हुआ है ऐसा, ऐसा, तो वोल्टेज जो है वो साइन ओमेगा टी है, ऐसा ग्राफ होगा। तो करंट का ग्राफ, करंट का ग्राफ क्या हो जाएगा, सेम फेज में है तो वही ओवरलैप करे। 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा, पीक वैल्यू कुछ अलग होगी, रेजिस्टेंस मान लो ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे हो जाएगा। तो ये अगर V रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो है करंट रिप्रेजेंट करेगा वर्सेस टाइम, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम टाइप का होगा, फेज डिफरेंस 0। हाँ सर इन दोनों का सिर्फ पीक वैल्यू डिफरेंट रहेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखो ये V0 बाई R है, R अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो जो है ग्राफ वैल्यू I0 कम हो जाएगा थोड़ा सा, हाँ सर, कम हो जाएगा ये सर। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ हो तो जाएगा। बाकी दोनों बाकी पीक वैल्यू
क्या? सब बाकी दोनों ओमेगा टी में बोल के फेजर सेम फेज में रहेंगे। हाँ हाँ, ओमेगा टी दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसलिए फेज डिफरेंस 0 है। तो एग्जैक्टली सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे। तो ये तो एलिमेंट हो गए, यही एलिमेंट हमें हमेशा एनालाइज करना है कि करंट वोल्टेज के ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, फेजर डायग्राम कैसा होगा, पावर फैक्टर एंगल, एवरेज पावर, ये सब। अब मान लो लेते हैं कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी सोर्स, कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है, प्योर कैपेसिटर है, ये हमारा एसी सोर्स है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया है, कैपेसिटेंस इसका C है, किसी मोमेंट पे ये प्लस माइनस है, तो इस मोमेंट पे यहाँ पे प्लस माइनस होगा। यहाँ पे करंट ऐसे जा रही होगी, चार्ज कर रहा होगा इसको, इसका चार्ज जो है वो Q होगा। तो A पॉइंट से हम KVL अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग KVL अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा VA अक्रॉस कैपेसिटर माइनस Q बाई C, अक्रॉस कैपेसिटर माइनस Q बाई C, अक्रॉस ये जो EMF है प्लस V इज इक्वल टू VA। तो ये जो है कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होने से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू CV, जो कि होना भी चाहिए उस इंस्टेंट का। तो जो चार्ज होगा, चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चार्ज जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज तो चेंज हो रही है, तो उस चार्ज के चेंज होने की वजह से मतलब इस पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो करंट है वो चार्जिंग करंट है, मतलब टाइम के साथ चार्ज को बढ़ा रहा है। सो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब ये हो जाएगा C V नॉट इंटू साइन का जो है हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू C ओमेगा इंटू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, C ओमेगा इंटू वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स सी। अब ये क्या हो गया कि ये जो टर्म है, ये टोटल टर्म क्या होना चाहिए, मैक्सिमम करंट, क्योंकि साइन ओमेगा टी है, तो ये जो है ये टोटल होनी चाहिए करंट। तो अगर करंट से हम कंपेयर करते हैं तो वो होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको हम बोलते हैं, अब ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक एलिमेंट है, कैपेसिटेंस एक एलिमेंट है, तो इसको थोड़ा सा अलग नाम दिया गया है, ये है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर सर और ये कई बार कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सर ये कैपेसिटिव खाली एसी में होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या हो गया, ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब यहाँ से एक्सी होगा क्या, यहाँ से अगर हम एक्सी यहाँ पे देखते हैं 1/c ओमेगा। 1 बाई एक्सी इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो यहाँ से हो जाएगा जो एक्सी हो जाएगा, दिस एक्सी रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हो जाएगा वो 1 बाई ओमेगा सी है।
अब ओमेगा जो है एसी में तो है, ठीक है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को मान लो अलग अलग सोर्सेज से हम कनेक्ट करते हैं एसी में, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अगर कनेक्ट करते जाएंगे तो ओमेगा इंक्रीज करता जाएगा। ओमेगा अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो एक्सी क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है। एक्सी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि उसका जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटर वही है, 2 माइक्रोफैरड का ही कैपेसिटर है, लेकिन अगर उसको हम जैसी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं वैसा वो बिहेव कर रहा है। जैसे सर्किट में कनेक्ट करें, हाई फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लो फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करेंगे तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। अब मान लो डीसी की बात करते हैं, डीसी में क्या है, तो डीसी का भी ओमेगा हम डिफाइन कर सकते हैं। डीसी का ओमेगा क्या होगा भाई? 0 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t। डीसी का 2 पाई/t 0 टाइम पीरियड क्या है कि सेम Yes, sir. तो टाइम पीरियड तो वो तो कभी रिपीट करता ही नहीं है ना, कभी तो repeat इनफाइनाइट करता होगा। ही, तो उसका टाइम पीरियड Infinite. इनफाइनाइट हो जाएगा। टाइम पीरियड डीसी के लिए इनफाइनाइट है, तो Zero. ओमेगा क्या हो जाएगा उसका? 0। ओमेगा 0 है, मतलब एक्सी का डीसी के लिए क्या रिस्पॉन्स है? इनफाइनाइट है फॉर डीसी। मतलब मतलब वो पूरा करंट फ्लो होगा कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, जो कि हम लोग जानते हैं आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में इनिशियल मोमेंट पे तो कुछ करंट होगी, फाइनली क्या बोला था, स्टेडी स्टेट में क्या है वो, कि फाइनली उसमें Yes, कोई sir. करंट फ्लो नहीं करेगा। इनफाइनाइट में हाँ, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ब्रेक कर देता है, मतलब सर्किट हाँ, ब्रेकर। सर्किट ब्रेक कर देता सर्किट है। तो कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, तो यहाँ पे जो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पहला तो पॉइंट ये है, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, और ये हो जाएगा 1/ωc, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा तो लिख लिया हमने इक्वेशन। ऑफ फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस फंक्शन सेम कर लिया ताकि हम कंपेयर कर सकें, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे है वी नॉट जो भी है साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो कौन लीड कर रहा है, कौन यहाँ पे लीड सर कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है पाई/2 से। अबे अजीब सर आदमी, आई में है ना पीछे ओमेगा टी प्लस पहला पाई/2, आई सर लीड कर रहा है ना। तो करंट अच्छा, लीड्स yes, द sir. वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज। ग्लूकोज की कमी हो गई है दिमाग में वरुण के, खाने की सप्लाई चाहिए उसको कुछ, है ना। करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई/2, करंट लीडिंग पोजीशन में है, और कितना फेज डिफरेंस है? पाई/2। तो अगर हम फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को तो रिप्रेजेंट कर दिया, ये है हमारा प्लेन, ये हमारा प्लेन है। इस प्लेन में वोल्टेज का फेजर है ओमेगा टी पे, तो ये है वो वी नॉट, और ये है ओमेगा टी, ओमेगा टी यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री पे हो जाएगा करंट का फेजर। तो ये करंट का वेक्टर थोड़ा सा छोटा होगा, मान लेते हैं एक्सी जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री पाई/2। और हमारे लिए जो कन्वीनियंट डायग्राम होगा कौन सा, यहाँ से ये हो जाएगा वी नॉट, जिसको हम डिनोट कर देंगे वीसी, और ये हो जाएगी करंट आईसी। कैपेसिटर की करंट और कैपेसिटर के वोल्टेज में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, पाई/2 का डिफरेंस होता है। व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल? PFA is equal to 90 degree. What is power factor? Cos phi. Cos phi is equal to power factor is equal to 0. 0. What is average 0 power? Average power is equal to 0. IRMS VRMS into IRMS into 0। into 0. तो कैपेसिटर जो है एक कंप्लीट साइकिल में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, ना ही वो एनर्जी स्टोर करता है। तो क्या होता है ऐसा कि ऐसा ये होता है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल उसमें चार्ज स्टोर होंगे, और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल वो चार्जेस चले जाएंगे। तो एक कंप्लीट साइकिल में ना ही एनर्जी का वेस्टेज किया, ना ही एनर्जी का स्टोरेज किया, इसलिए एवरेज पावर हो गया 0। अब इसको याद रखने के लिए हम एक एक्रोनिम याद रख सकते हैं, वो है एक्रोनिम आइस। ये जो है एक्रोनिम आइस, कि कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज। ई जो है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा करंट लीड्स द वोल्टेज,
बाई फेज डिफरेंस पाई बाई 2। तो आइस के एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, ये इसका फेजर डायग्राम, ये हो गई इसकी एक्सी, पावर फैक्टर वेक्टर हो गया। अब इसका एक्सी जो है ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सी का एक्सी वर्सेस ओमेगा। ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा, तो ओमेगा इन्फाइनाइट हुआ तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हुआ तो ये इन्फाइनाइट हो गया, तो इस टाइप का ग्राफ होगा। तो तुम्हें ऐसा ग्राफ दे सकता है कि रिएक्टेंस वर्सेस ओमेगा ग्राफ इज शोन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो देख लोगे ऐसा कैपेसिटर में होता है तो बता दोगे। या कैपेसिटर का कौन सा फॉलोइंग रिएक्टेंस ग्राफ होगा, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हो जाएंगे। ओमेगा इंक्रीज करता जाएगा, डीसी के लिए जीरो है। तो ये सारा पार्ट हो गया प्योरली कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर में आइस फॉलो होता है, कैपेसिटर की करंट और कैपेसिटर का वोल्टेज दोनों 90 डिग्री में होते हैं। सर हम्म। आपने डीसी के लिए टी को इन्फिनिट क्यों लिया? टी इनफाइनाइट क्योंकि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि मोशन रिपीट्स आफ्टर टाइम इंटरवल इज द टाइम ड्यूरेशन आफ्टर व्हिच मोशन रिपीट्स, या कोई भी पैरामीटर रिपीट करे। डीसी तो सेमी डायरेक्शन में, रिपीटिशन का भी है ही नहीं, तो उसका मान सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट करेगा। तो टाइम पीरियड फॉर डीसी इज इनफाइनाइट, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है। यस सर। सर हम मिनिमम रिपीट देखते हैं ना सर, या जो हाँ मिनिमम मतलब कभी भी ओरिजिनल स्टेट को जितने टाइम के बाद वो अक्वायर करे, तो डीसी में तो ऐसा है ही नहीं, वो तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। तो जीरो से थोड़ा बड़ा होने से भी तो रिपीट हो ही रहा है, तो मिनिमम हुआ सर। जीरो से बड़ा होने रिपीट कर रहा है मतलब कैसे? मतलब सर छोटे टाइम पे भी वो तो कांस्टेंट है ना सर, डीसी में तो कांस्टेंट होता है, तो फिर वो छोटे टाइम पीरियड के लिए भी तो वो रिपीट कर ही रहा है वो, तो हम वो बहुत छोटा सा वो जीरो ले लेंगे तो वो इन्फिनिट नहीं हो जाएगा। ना छोटा सा मतलब क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड जो है कि वो सेम, वो चेंज कुछ नहीं हो रहा है उसमें, चेंज होके वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ रहा है, वो तो जो एक वैल्यू है वही मेंटेन्ड है। तो वो रिपीट कितने टाइम के बाद करेगा, सेम वैल्यू कितने टाइम के बाद आएगा, चेंज उसमें नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो टाइम पीरियड उसका हो गया इनफाइनाइट। तो ये हुआ करंट एंड वोल्टेज का फेजर, ये हो गया आई, सी हो गया एक्सी, ये सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट है कि इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। इंडक्टर में देखते हैं, तो इंडक्टर में देखो, इंडक्टर कनेक्टेड टू इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी सोर्स। ये जो है कोई एक इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है, इसमें जो है कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, हमारा वही सोर्स है, एसी सोर्स है, कनेक्ट कर दिया, यहाँ से प्लस माइनस हुआ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको जो है इंडक्टेंस है इसका L, करंट है I, ये है A, अप्लाई KVL, सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, KVL अप्लाई कर दिया, VA माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी प्लस V इज इक्वल टू VA, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेट कर दो, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, जल्दी जल्दी कर दो, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद ये हो जाएगा आई, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। तो जो भी एवरेज करंट है वो जीरो है, यहाँ से जो एवरेज करंट है वो जीरो है, इसका एवरेज भी जीरो है, ये जो टर्म है वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज प्लस ये सी का एवरेज, तो ये टर्म तो जीरो है और एवरेज करंट भी है, सर्किट में एसी सर्किट में जीरो होती है, तो ये दोनों चीजें जीरो है, तो ये सी भी क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो होगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो होगा मतलब करंट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी।
माइनस कॉस ओमेगा टी। अब माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन में लिखना है और फंक्शन चेंज हुआ है तो माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख लेंगे I इज इक्वल टू वी नॉट बाई साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई माइनस पाई बाई टू। तो ये जो है ये है पीक करंट हो जाएगा वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे क्या है ओमेगा एल, तो इसको हम बोलते हैं एक्स एल, वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एल, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। XL is the inductive reactance. XL is inductive reactance। मतलब ये क्या हुआ रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। इंडक्टर किसी सर्किट में कनेक्टेड होगा तो क्या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये डिपेंड करेगा सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस, कम फ्रीक्वेंसी कम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डीसी के लिए हम ऐसे लिखना चाहें डीसी के लिए जो है टी इनफाइनाइट होता है तो ओमेगा उसके लिए जीरो होता है, तो जो एक्सएल होता है वो जीरो होता है, मतलब वो कैसा बिहेव करता है कंडक्टिंग वायर के जैसा, जैसा कि होता भी है। तो यहाँ पे अब इसका अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा पावर फैक्टर भी बताओ भाई। सर वो जो आई एवरेज है वो एक ही मतलब 0 to t टाइम पीरियड लिया आपने? फुल टाइम पीरियड, हाँ फुल टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हुआ एवरेज पावर। एवरेज पावर इंडक्टर में भी क्या हो जाएगा आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो पावर फैक्टर एंगल जो है मैग्नीट्यूड बताएंगे, माइनस पाई बाई टू नहीं बताना है। पावर फैक्टर एंगल क्या है वो पाई बाई टू है। अब इसमें कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, तो वहाँ पे लीडिंग पोजीशन में है वोल्टेज लीड कर लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई टू। और यहाँ पे जो है एक्रोनिम हो जाएगा एलई। ELT। इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है करंट से। इंडक्टर में एल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टर और वहां पे ईएमएफ लीड करता है करंट से। फेज डिफरेंस याद रहेगा पाई बाई टू। तो आइस एंड एलई ये जो है दो एक्रोनिम हो गए। अब इसका जो है फेजर डायग्राम में ऐसा हो जाएगा। फेजर यहाँ पे ये जो है प्लेन हुआ, इस प्लेन में वोल्टेज का फेजर कहीं पे है, वोल्टेज का फेजर यहाँ से है ओमेगा टी पे। ओमेगा टी पे ये जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो माइनस ओमेगा टी मतलब क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ से नीचे की तरफ। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये वी नॉट अगर डिनोट करेंगे तो ये आई नॉट होगा, वी आर एम एस लिखेंगे तो ये आई आर एम एस होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हो जाएगा वी एल और ये होगा आई एल, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो वी एल मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड्स द करंट बाय एन एंगल पाई बाई टू। एक्सी का ग्राफ, एक्सएल का ग्राफ, एक्सएल यहाँ पे ये है एक्सएल और ये है ओमेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लो फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का बहुत कुछ कर सकता है। ये है स्ट्रेट लाइन, लग नहीं रहा है लेकिन है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेल का। और मान लो हम साइनोसॉइडल एक ग्राफ साइनोसॉइडल वाला भी बनाते हैं। रिएक्टेंस का मतलब क्या है? मतलब रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस, हाँ वो रेजिस्टेंस ही है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अपने आप में एक एलिमेंट है इसलिए इसका नाम बोल दिया गया रिएक्टेंस। और मान लो ऐसा दिया हुआ है कि ये काम क्या है? मतलब काम क्या है रेजिस्टेंस का काम क्या है? सर्किट में करंट कंट्रोल करता है, ब्रेक नहीं करना। सर्किट में करंट कंट्रोल करता है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो लो करंट फ्लो होगी, लो रेजिस्टेंस होगा तो हाई करंट फ्लो होगी, है ना। तो उसी तरीके से इंडक्टर भी क्या है करंट कंट्रोल करेगा। जहां पे हमें कम करंट चाहिए वहां हाई वो इंडक्टेंस या रिएक्टेंस चाहिए होगा, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली।
ये दो ग्राफ है डॉटेड एंड ये है सॉलिड लाइंस। तो ये मान लो कि ये इस ग्राफ को हमने मार्क कर दिया 1 और ये ग्राफ है 2। तो अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि अगर ये ग्राफ करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ है फॉर कैपेसिटिव सर्किट, if this graph is for current and voltage versus time, तो for तो 2y होगा। कैपेसिटिव कौन सा करंट होगा कौन सा वोल्टेज होगा, एंड फॉर सर इंडक्टिव 2 वन करंट होगा। सर 2 करंट होगा और 1 1 वोल्टेज होगा। ईएमएफ होगा। कैपेसिटिव में हाँ, तो भाई कैपेसिटेंस आइस में करंट लीड करता है। लीडिंग पोजीशन कैसे देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू देख लेंगे 0 पे, जीरो पे जो ऊपर होगा वो लीड कर रहा होगा। तो 1 फॉर करंट एंड 2 फॉर वोल्टेज फॉर इंडक्टिव। अगर इंडक्टिव सर्किट है तो एल है। 1 वोल्टेज 2 करंट। तो वहां पे इंडक्टिव के लिए होगा तो ये 1 वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और 2 जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा है बस। तो इतने ही सारे ग्राफ हैं, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आएगा ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स, ये बताओ ओमेगा बताओ। तो अब ये देखो, यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से हमने मैथमेटिकल सॉल्व किया। मैथमेटिकल मतलब यही क्वेश्चन लिखा, इंटीग्रेट करके करंट फाइंड किया, फेज वेज फाइंड किया। तो ये हो गया मैथमेटिकली फाइंड करने के बाद फिर हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो सब मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम सिंपल प्रोसेस, पहले फेजर फाइंड करेंगे उसके बाद इक्वेशन लिख लेंगे। वो प्रोसेस बहुत ही आसान रहेगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहेगा। तो ये 3 सर्किट के लिए बेसिकली हमने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया, इक्वेशन लिख के वो सब, फिर फेजर ड्रॉ किया। अब इसके बाद इन्हीं फेजर का एप्लीकेशन है और यही फेजर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे? तो आज इतना ही रखते हैं भाई। यस सर। यस सर। रिवाइज कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग हाँ सर। इसके आगे करेंगे। अच्छा, इसमें क्या ये